हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 दिसंबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय झंडे तिरंगा को कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या फिर विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है नारचो, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गुरु शिखर या फिर ऑप्शन डी दोदा बेट्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली पहाड़ियां हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा गुरु शिखर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो कि माउंट एवरेस्ट है और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा दोदा बेट्टा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा नारचो है। अगला क्वेश्चन, नवरोज पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी पारसी या फिर ऑप्शन डी यहूदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारसी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो नवरोज पर्व है ये पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। दोस्तों, याद रखिएगा कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा कि जो हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, बादलों का घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। दोस्तों, आपको पता है कि मेघालय के मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है और इसे बादलों का घर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन आपके सामने जैमिनी, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी सुबंधु या फिर ऑप्शन डी पाणिनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पतंजलि। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो योग दर्शन के प्रवर्तक है वो पतंजलि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूत्रकार किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पाणिनि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? ऑप्शन आपके सामने 12, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 24 या फिर ऑप्शन डी 33। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है, तो 24 होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि कितनी जोड़ी पसलियां होती है, तो याद रखिएगा कि 12 जोड़ी पसलियां होती है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? ऑप्शन आपके सामने पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। दोस्तों, याद रखिएगा कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। और याद रखिएगा कि ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1957, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 1968। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1959। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई और उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। और उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सबसे पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन कहाँ पर किया गया, तो याद रखिएगा कि राजस्थान के नागौर में किया गया। और कब किया गया, तो याद रखिएगा 1959 में किया गया। अगला क्वेश्चन,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। दोस्तों याद रखिएगा कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं दिया गया था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इसे कब जोड़ा गया था, तो 1976 में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? ऑप्शन आपके सामने है रेल परिवहन, ऑप्शन बी वायु परिवहन, ऑप्शन सी सड़क परिवहन या फिर ऑप्शन डी जल परिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल परिवहन। दोस्तों याद रखिएगा कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है वो जल परिवहन है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई लोग उस पर सड़क परिवहन पर टिक करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जल परिवहन सबसे सस्ता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन आपके सामने उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को या फिर ऑप्शन डी लोकसभा उपाध्यक्ष को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा उपाध्यक्ष को। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र देता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा कि जीबी मावलंकर थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो याद रखिएगा मीरा कुमार थी। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। दोस्तों याद रखिएगा कि लद्दाख में तिब्बत की बहुत सारी संस्कृति देखने को मिलती है, इसीलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प उनके पूरे जीवन काल में केवल एक बार आते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है पॉलीकार्पिक, ऑप्शन बी मोनोकार्पिक, ऑप्शन सी मोनोजेनेरिक या फिर ऑप्शन डी मोनोगैमोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनोकार्पिक। दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प उनके पूरे जीवन काल में केवल एक बार आते हैं उन्हें हम मोनोकार्पिक कहते हैं, और ऐसे पौधे जिनमें पुष्प उनके पूरे जीवन काल में बहुत बार आते हैं उन्हें हम पॉलीकार्पिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन वायु प्रदूषण संकेतक है? ऑप्शन आपके सामने लाइकेन, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी साइकस या फिर ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकेन। दोस्तों याद रखिएगा कि लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण संकेतक होते हैं, क्योंकि जहां पर भी वायु प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन अपना रंग जो है वो चेंज कर लेते हैं और इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रदूषण की बहुत अधिकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा साइकस से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर किससे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी भगवान कृष्ण या फिर ऑप्शन डी भगवान जगन्नाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगवान जगन्नाथ। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, यानी कि जो उड़ीसा में रथ यात्रा निकाली जाती है, ये भगवान जगन्नाथ के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कामाख्या मंदिर है ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसका नारा है? ऑप्शन आपके सामने है चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी भूदान आंदोलन या फिर ऑप्शन डी बंग भंग आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिपको आंदोलन। दोस्तों याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा मेधा पाटकर के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा कि विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को अवशोषित करता है? ऑप्शन आपके सामने है नीम, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी बरगद या फिर ऑप्शन डी ऑर्किड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑर्किड। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ऑर्किड है ये हमारे वायुमंडल में जो नमी उपस्थित है इस जल को अवशोषित करते हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन,
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने त्रिची, ऑप्शन बी सिंधरौली, ऑप्शन सी कटक या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।